श्यानता के बारे में हम देख रहे थे। ओके, श्यानता को समझिएगा ध्यान से, और अगर आप लोग 1 से लेकर 16 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके देन समझते हैं। देखिए श्यानता पे जो है ताप का उल्टा प्रभाव पड़ता है, मतलब टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे आप तो श्यानता आपकी घट जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि घी की श्यानता ज़्यादा है या फिर तेल की, तो आप क्या बोलेंगे? जो गहरा है उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, जो पतली है उसकी श्यानता कम होती है। तो अब समझिएगा ध्यान से कि ये प्रोपोर्शनल ताप प्रोपोर्शनल टू 1 श्यानता कैसे होती है, कैसे उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो घी जब ठंडा होती है, ठंडा रहती है, तो होता क्या है कि टेम्परेचर जब देंगे तो घी जो है पिघल के गिरने लगता है, मतलब कि श्यानता घट जाती है। टेम्परेचर देने से श्यानता घट जाती है, तो वही बोला गया है ताप प्रोपोर्शनल टू 1 श्यानता होती है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होती है श्यानता का ताप। ओके, अब समझिएगा यहाँ क्वेश्चन है, किसी नली में प्रवाह की दर को किससे नापते हैं? तो बेंचुरीमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बेंचुरीमीटर से नापते हैं। ओके, और बेंचुरीमीटर जो है किस सिद्धांत पे काम करती है? तो वो करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ओके, और आगे है नियतांक। नियतांक समझिएगा, नियतांक क्या होता है? जैसे कि बेंचुरीमीटर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है ना, तो बेंचुरीमीटर जो प्रवाह की दर नापते हैं, बेंचुरीमीटर जो प्रवाह की दर नापते हैं, तो उसमें तीनों चीज मौजूद होता है। दाब भी लगता है, गति ऊर्जा भी लगती है, स्थिति ऊर्जा भी लगती है। तो वही चीज बोला गया है कि तीनों ऊर्जा के कुल योग नियतांक के बराबर होता है। क्या होता है? नियतांक के बराबर होता है, और यह लागू होता है बेंचुरीमीटर पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग उष्मा के बारे में। उष्मा को एक्सप्लेन करने से पहले इसे समझने का प्रयास करिएगा कि उष्मा होता क्या है। ओके, समझिएगा उष्मा जो है वह ऊर्जा होती है, उष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती रहती है। मतलब कि कोई वस्तु में 100 डिग्री अगर ऊर्जा है, मतलब कि उष्मा है, तो दूसरे वस्तु में वो तापांतर स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु को भी वो गर्म कर देती है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझिएगा, मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, ये जो है कोई गर्म वस्तु है, ये वाला, यहाँ समझिएगा, ये जो है कोई गर्म वस्तु है। ओके, और ये गर्म वस्तु जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। तो हम क्या बोले? तापांतर के कारण स्थानांतरित होते रहती है उष्मा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 100 डिग्री तक उष्मा इसमें मौजूद है। ठीक है, अब ये उष्मा जो है और ठंडी वस्तु में जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें उष्मा है। ओके, तो 100 वस्तु जिसमें उष्मा है ना, ये स्थानांतरित होके जब तक इसको गर्म ना कर दे, जब तक इसको 100 डिग्री अगर सेल्सियस है, जब तक इसको बराबरी में गर्म ना कर दे, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ उष्मा है ना, तो 50 इसमें जब तक ना आ जाए, जिसमें इसमें 50 जब तक ना आ जाए, मतलब कि दोनों मिल के 100 होता है ना, तो जब तक, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस इसमें उष्मा है, जब तक इसमें आधा उष्मा ना चल जाए, बराबर में नहीं आ जाए, तब तक जो ये स्थानांतरित होते ही रहती है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से होते ही रहती है, वही यहाँ पे हम बोल दिए हैं। ओके, अब समझिएगा उष्मा जो होती है, उष्मा एक अदिश राशि होती है। उष्मा अदिश राशि होती है। अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब समझिएगा आगे, उष्मा का ऐसे मात्रक पूछेगा आपसे, तो उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। लेकिन अगर सीजीएस मात्रक पूछ लिया आपसे, तो सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस मात्रक उष्मा का कैलोरी होता है। ओके, अब 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो 4.184 जूल होता है। 4.184 जूल होता है। ओके, 1 कैलोरी उष्मा का मान। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे। अब समझते हैं आगे। अब ये चीज़ जो हम बताए ना, उष्मा जो स्थानांतरित होती रहती है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए। यहाँ समझिएगा, उष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर स्थानांतरित होती रहती है, और तब तक होती रहेगी जब तक दोनों वस्तु में समान उष्मा ना रह जाए। अगर 100 डिग्री अगर किसी में उष्मा है, जब तक दोनों में 50-50 नहीं हो जाए, तब तक वो स्थानांतरित होते ही रहेगी। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे।
उष्मा के एक और मात्रक होता है, वो होता है BTU। क्या होता है? BTU। और BTU का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल पावर यूनिट। BTU का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश थर्मल पावर यूनिट। तो उष्मा का 3 गो मात्रक याद रखिएगा, एक जूल भी होता है, एक कैलोरी होता है जो कि CGS मात्रक है, और एक BTU होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, BTU का पूरा नाम होता है ब्रिटिश थर्मल पावर यूनिट, और एक BTU बराबर कितना होता है, मतलब एक ब्रिटिश थर्मल पावर यूनिट बराबर कितना होता है? वह होता है 252 कैलोरी। कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, देखने वाले हैं ताप के पैमाने। ओके, ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर और केल्विन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए, हिमांक किसे बोलते हैं? कोई भी चीज़ अगर ठंडी चीज़ है तो ठंडा चीज़ को हिमांक से दर्शाते हैं। ओके, और कोई क्वथनांक, क्वथनांक किसे बोलते हैं? गर्म चीज़ को हम क्वथनांक से दर्शाते हैं। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 0 डिग्री हिमांक है, सेल्सियस में 0 डिग्री हिमांक है, ठीक है। तो क्वथनांक कितना होगा? क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, अब मान लीजिए 0 डिग्री हिमांक है, तो 0 डिग्री हिमांक बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो रीमर में कितना होगा? 0 डिग्री रीमर होगा। 0 डिग्री रीमर है तो केल्विन में कितना होगा? 273 डिग्री केल्विन होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, क्वथनांक मान ले 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और रीमर में कितना होगा? तो 80 होगा, ठीक है। क्वथनांक रीमर में 80 है तो केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो हम सूत्र बनाए हैं, ठीक है, देखिए ये जो हम सूत्र बनाए हैं ना, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हम यहाँ सूत्र बनाए हैं, ये आपका सूत्र है। ओके, अब समझिएगा ये सूत्र कैसे बना है, ध्यान समझिएगा। देखिए, क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था, और हिमांक कितना था? तो हिमांक 0 डिग्री हिमर था। मान लीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे? सेल्सियस कितना है? हिमांक का सेल्सियस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो C माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब समझिएगा, ये क्वथनांक जो है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बटन में क्या लिख दिए? 100 लिख दिए। लेकिन 100 में क्यों लिखेंगे? क्योंकि मान ले 100 में से मान ले हम 0 घटाएंगे तो 2100 आएगा ना, 2100 आएगा। इसलिए क्योंकि क्वथनांक में से हिमांक को घटा के हम लिखते हैं, लेकिन क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री क्वथनांक है, ठीक है। हिमांक कितना है? हिमांक 0 डिग्री है, तो 100 में 0 घटाएंगे तो 2100 आएगा, तो यहाँ हम लिख दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझे तो यहाँ समझिएगा। फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट कितना है? फ़ारेनहाइट हिमांक का मतलब, हिमांक में फ़ारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और क्वथनांक कितना है? क्वथनांक कितना है? क्वथनांक यहाँ पे कितना है? 212 डिग्री क्वथनांक है, ठीक है। तो 32 हम किस में घटाएंगे? 32 घटाएंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। 212 में जब 32 घटाएंगे तो 180 यहाँ आ जाएगा, 180 यहाँ नीचे उतर जाएगा, ठीक है। मतलब कि F माइनस 32/180 यहाँ आ जाएगा। कैसे आया समझ में आ गया होगा आप लोग को? क्योंकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम घटाए, ठीक है। जैसे कि F माइनस 32 फ़ारेनहाइट था ना, F माइनस 32 मतलब फ़ारेनहाइट कितना था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो 212 में कितना घटाए? 32 घटाए, तो बटा क्या हो गया? 180 हो गया, क्योंकि 212 में जब 32 घटाएंगे तो 180 आएगा, तो F माइनस 32/180 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा कैसे होगा? यहाँ नहीं समझे तो यहाँ समझिए। देखिए, क्वथनांक कितना है रीमर में? रीमर में क्वथनांक कितना है? क्योंकि देखिए ये क्वथनांक दर्शा रहे हैं, ये क्वथनांक क्या है ना, क्वथनांक में रीमर कितना है? 80 डिग्री रीमर है क्वथनांक, है ना। और रीमर यहाँ कितना है? हिमांक कितना है रीमर में? रीमर में हिमांक कितना है? क्योंकि ये तो हिमांक है ना, देखिए हिमांक है ना, हिमांक कितना है? 0 डिग्री हिमांक है। तो 80 में से 0 घटाएंगे तो 80 ही आएगा। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि R माइनस 0, क्योंकि रीमर R है, रीमर को हम R से डिनोट किए हैं, तो R माइनस 0, और 80 में से 0 घटाएंगे तो 80 ही आएगा, तो बटा 80 कर दिए। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर, अब समझिएगा, केल्विन, हिमांक में केल्विन कितना है? 273 डिग्री केल्विन है। केल्विन में से केल्विन जो है 273 डिग्री केल्विन है, ठीक है। अब क्वथनांक कितना है यहाँ पर? 273 डिग्री केल्विन क्वथनांक है, तो क्वथनांक में से हिमांक घटाए 273 घटाए हैं, तो केल्विन कितना हो गया? K माइनस 273 हो गया, 273 हो गया ना। अब देखिए 273 में से
बताइए 273 जो है 373 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से जब 273 घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ 100 लिख दिए। देखिए पहली बात समझिएगा, आपको ये सूत्र समझाना, तो ये सूत्र समझ में आया ना, सूत्र समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सूत्र अगर समझ में आ गया कि कैसे हुआ है तो अब आगे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन है। ओके समझिएगा, यदि मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि मनुष्य का टेम्परेचर तो ऐसे भी 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हो तो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताना है। ओके समझिएगा ध्यान से। देखिए तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। सेल्सियस ये हो गया सेल्सियस, और सेल्सियस से क्या करना है, फ़ारेनहाइट में जाना है, फ़ारेनहाइट में जाना है ना। ओके कुछ नहीं करना है, तो पहले हम यहाँ ई उठाएंगे, ई उठाएंगे C - 0/100 उठाए ना, C - 0/100 उठा लिए। अब फ़ारेनहाइट में जाना है, तो फ़ारेनहाइट कितना था, देखिए फ़ारेनहाइट कितना था, फ़ारेनहाइट उठाएंगे हम, ये सूत्र उठाएंगे फ़ारेनहाइट वाला, क्योंकि हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट उठाना है। तो C - 0/100 कर दिए, अब बराबर बराबर F - 32/180 कर दिए, तो वही हम लिखे हैं C - 0/100 बराबर F - 32/180। ओके यहाँ ये तो कर सकते हैं, इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी 100 हम काट दिए, 100 और 180 काट दिए, 100 और 180 कैसे काटे तो समझिएगा, 20 × 5 100, अब 20 × 180, 20 × 5 100, 20 × 180। ओके यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कट गया। अब समझिएगा मानव शरीर का टेम्परेचर कितना दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस ही दिया है ना, तो C0 के स्थान पे क्या देंगे हम, 37 देंगे, तो 37 लिख दिए। आई 5 था तो 5 नीचे उतार दिए, 5 नीचे उतार दिए, बराबर दे दिए, ठीक है। अब देखिए F - 32 था तो 32 को हम क्या उतारेंगे, F - 32 उतारेंगे यहाँ पर, यह F - 32 यहाँ उतारे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 को जब 37 से काट, 5 को जब 5 से जब 37 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 7.4 बार में कटेगा, 7.4 बार में कटेगा ना। जैसे कि आपको पता होगा कि बराबर जब रहता है, जब नीचे कोई अंक रहता है तो यहाँ गुना हो जाता है, इस तरह से क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 7.4 से जब 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 66.6 होगा, क्या होगा, 66.6 होगा, ठीक है, 66.6 होगा ना। यहाँ गुना किया ना। अब समझिएगा ध्यान से, बराबर दे दिए तो F - 32 बराबर क्या किया, F - 32 दिए। अब देखिए ये 32 जो है यहाँ आके क्या होगा, जुट जाएगा, इधर आके जुटेगा ना, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए अब देखिए यहाँ समझिएगा, अब आपको क्या करना है केल्विन में, क्योंकि देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हम कैसे निकालें, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन अब जो है फ़ारेनहाइट से हम केल्विन में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेल्सियस से केल्विन में निकालेंगे, आपको केल्विन में निकालना है आप। ओके समझिएगा ध्यान से। ओके देखिए मानव शरीर में सेल्सियस कितना दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो वही सूत्र लगाए हम, C - 100 लगाए ना। अब केल्विन में निकालना है तो बराबर K - 273 किए बटा 100 किए, ठीक है, क्योंकि 100 फिर काट दिए हम, 100 क्या किए, काट दिया, 100 और 100 काट दिए, कट गया। अब देखिएगा मानव शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन निकालना है, ठीक है। तो 37 डिग्री दे दिए, बराबर केल्विन में निकालना है, तो जब 0 काटिएगा तो ये नहीं उतरेगा, K - 273 उतरेगा ना। अब समझिएगा यहाँ पे, उसके बाद जो है ई जब इधर आएगा, तो क्या होगा, जुटेगा, प्लस होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर का केल्विन में तापमान, 373 केल्विन हो जाएगा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना आप लोग को, कोई डाउट नहीं है ना, हम क्या बोले एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ओके यदि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में आपको बताना, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पहले निकाले, तो हम 2 को उतारेंगे यहाँ पर, 2 को हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, एक सेल्सियस का एक फ़ारेनहाइट का, क्योंकि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो ये हम उतारे, तो वही उतारे ना, C - 100 आप F - 32। तो इसको जब काटे तो इस तरह से काटने के बाद जो है जब इसको इस तरह से गुना किए तो कितना आया, फ़ारेनहाइट आया। ओके ये चीज़ बता दिए हम। अब समझिएगा आगे, अब जो है रीमर में देखते हैं, रीमर में। ओके रीमर में कैसे निकालना है आपको, तो वही चीज़ करना है, रीमर में करना है तो रीमर वाला उठाना है, ओके समझिएगा। अब देखिएगा सेल्सियस से
मतलब कि सेल्सियस से रीमर में जाना है आपको। ओके, रीमर में आपको बताना है कि मानव शरीर का तापमान कितना होगा। ओके, समझिएगा ध्यान से। सेल्सियस कितना है, क्योंकि सेल्सियस से ही हम फ़ारेनहाइट निकाले, केल्विन निकाले, अब रीमर निकालने जा रहे हैं तो सेल्सियस से ही निकालेंगे ना। तो पहले सेल्सियस वाला उतार लिए, C-0/100 कर दिए बराबर। रीमर में निकालना है तो रीमर यहाँ पे सूत्र क्या है, R-0/100 है ना। तो R-0/100 है ना। अब देखिएगा तो C-0 बराबर R-0/100 तो बराबर कर दिए। अब नीचे 100 है, 100 और 180 है, तो ये जब काटेंगे तो 20 से जब काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, अब 20 से जब काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा C के स्थान पे मतलब C- ये 0 के स्थान पे क्या आएगा, 37 आएगा, क्योंकि मानव शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 है। तो 37/5 कर दिए, 37/5 किए, इसको जब काटे तो 7.4 बार में कटा ना। अब देखिए ये रीमर में जो है R-0 और ये जो काटे थे 4 आया था, तो R-0 वही हो गया, मतलब रीमर हो गया। 0 उतारिए या नहीं उतारिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बात तो बराबर है। तो R-4 कर दिए। अब देखिए इसको जब क्योंकि बराबर में इस तरह से तो गुना होता है, कोना कुनी तो गुना होता है। जब इस तरह से जब गुना करेंगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 29.6 डिग्री रीमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29.6 डिग्री रीमर आ जाएगा। ओके, वही चीज़ हम यहाँ कर दिए हैं। ये कैलकुलेशन का खेल है। ओके, आप जब प्रयास करेंगे तो आपका बन जाएगा। ओके, अब देखिए किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान का समान होता है, मतलब किस ताप पे जो है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर, -40 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है -40 डिग्री पे। ओके, अब समझिएगा परम शून्य तापमान क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जो किसी वस्तु का अंतिम होता है, वह न्यूनतम ताप जो किसी वस्तु का न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है, वो क्या है, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।